आपने बड़ा अच्छा ही मेरे पहले वीडियो पर इतना ज़्यादा लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप लोगों का वेरी वेरी थैंक्स। इस मनोबल के साथ मैं आज अपना उस वीडियो का दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया उसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज का टॉपिक वही है, संज्ञा। आज हम संज्ञा के दूसरे भाग को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। संज्ञा के तीसरे भेद की चर्चा करेंगे, जिसे हम समूहवाचक के रूप में जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी समूह या भीड़ का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। श्रोता ये ध्यान रखें कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम उन शब्दों को रखते हैं जिससे समूह, भीड़ या कलेक्शन का बोध होता है, जैसे मेला, परिवार, वर्ग, सेना इत्यादि। इसके अलावे हर एक वर्ग का एक अलग अलग समूह होता है। जैसे अगर हम अंगूर और आम के समूह की बात करें तो उसे गुच्छा कहा जाता है। यदि हम जानवरों के समूह की बात करें तो उसे झुंड कहा जाता है। यह बात गौरतलब है कि तारों के समूह को क्लस्टर कहा जाता है, जिसे हम आकाश गंगा भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ यह एक विशेष बात जोड़ने की जरूरत है कि समूहवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसका हम एक वचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें समूहवाचक शब्दों के पहले हम एक का प्रयोग यदि करते हैं तो वह एक वचन में प्रयोग कहलाता है, और समूहवाचक का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बेहद ही सूझबूझ की जरूरत है, क्योंकि किसी भी समूहवाचक का बहुवचन के रूप में प्रयोग करना कोई साधारण बात नहीं होती। जैसे मैंने मेला देखा। यहाँ हम मेला को किस रूप में ले रहे हैं ये श्रोता आराम से समझ सकते हैं, लेकिन वहीं अगर कह दें कि मैंने अपने जीवन में कई मेले देखे, तो यहाँ पर जो है मेला का बहुवचन रूप हमें समझ में आता है। यदि हम दूसरे उदाहरण से समझें, मैंने अंगूर के एक गुच्छे खाए। मैंने अंगूर के एक गुच्छे खाए। यहाँ पर समूहवाचक का एक वचन प्रयोग है। इसी वाक्य को यदि हम दूसरे तरह से कहें कि मैंने अंगूर के कई गुच्छे खाए, तो यहाँ पर समूहवाचक का हमें बहुवचन रूप देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, अब हम संज्ञा के अंतिम भेद की चर्चा करेंगे, जिनका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जिस संज्ञा से ऐसे द्रव्य का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन उसे गिना न जा सके, ऐसी संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। यहाँ सबसे पहला चीज यह है कि सबसे पहले आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, द्रव्यवाचक यानी द्रव्य के बारे में बताने वाला,
कोई भी शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में हो सकता है, जैसे पानी, जैसे तेल, जैसे दूध, जैसे चीनी, जैसे आटा। जिन चीजों को हम नाप और तौल सकते हैं उन सभी चीजों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों और मेरे व्यूअर्स, यहां मैं द्रव्यवाचक संज्ञा के संदर्भ में 2 टिप्पणियां करना चाहूंगा। पहला, कि द्रव्यवाचक संज्ञा का ना तो एक वचन रूप होता है और ना ही बहुवचन रूप होता है। इसे यदि हम वाक्य से स्पष्ट करना चाहें तो यहां हमें सबसे पहले इन वाक्यों पर ध्यान देना होगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे एक दूध दो, यहां हमने द्रव्यवाचक के पहले एक का प्रयोग किया, यानी हम उसे सिंगुलर यानी एक वचन के रूप में प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि साफ गलत है। ठीक है, यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि हम द्रव्यवाचक संज्ञा को एक वचन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह नियम है कि हमें द्रव्यवाचक संज्ञा से पहले एक जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कर, जो जातिवाचक संज्ञा उपयुक्त होना चाहिए का प्रयोग कर हम उसके पहले एक वचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे एक गिलास पानी दो, यहां हमने पानी से पहले गिलास का प्रयोग किया जो एक जातिवाचक है, और उसके पहले मैंने एक का प्रयोग किया है जो एक वचन शब्द को डिनोट करता है, यानी उसे स्पष्ट करता है। अगर हम दूसरा उदाहरण लें कि मुझे एक नमक दो, यह सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत है, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? इसका सही वाक्य यह होगा कि मुझे एक चुटकी नमक दो या मुझे एक चम्मच नमक दो। यहां हमने द्रव्यवाचक शब्द नमक से पहले जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया है जो चम्मच या चुटकी के रूप में है, और उसके पहले हमने एक वचन शब्द का प्रयोग किया है जो सर्वथा उचित है। दूसरी टिप्पणी, पुराने ग्रामर के अनुसार द्रव्यवाचक संज्ञा को संज्ञा के भेद के रूप में जोड़ दिया जाता है, लेकिन नवीनतम व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद में द्रव्यवाचक को रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो जातिवाचक है उसी में से कुछ चीजों को छांटकर हम द्रव्यवाचक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो पानी एक तरफ तो द्रव्य का बोध कराता है और दूसरी तरफ वह जाति का बोध कराता है। जैसे हम कहें कि मुझे एक गिलास पानी दो, यहां हमने पानी को एक द्रव्य के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ जब हम कहते हैं कि गंगा का पानी तालाब के पानी से शुद्ध है, यहां पानी जो है जाति का बोध करा रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक मछली की बात करें तो मछली को हम माप और तौल सकते हैं, तो उसे जब हम ये कहते हैं कि मैं मछली खाता हूं, यानी हमने वहां मछली का प्रयोग एक द्रव्य के रूप में किया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मछली पानी में रहती है, तो वहां हमने मछली को एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में लिया है। इसलिए जो नवीनतम व्याकरण लिखने वाले लोग हैं वे द्रव्यवाचक और जातिवाचक को एक ही श्रेणी में रखते हैं, उसे अलग श्रेणी में रखने की कोशिश वे नहीं करते। अब मैं संज्ञा के अंतिम सोपान पर पहुंचने वाला हूं, इसलिए आपसे यह गुजारिश है कि जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसे और ज्यादा सावधानी से और गौर से देखने की जरूरत है। अब हमारा संज्ञा के अंतिम सोपान का विषय है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यानी यहां हम ये बताने वाले हैं कि व्याकरण के जो भी मुख्य तथ्य हैं, जैसे संज्ञा, जैसे विशेषण, जैसे सर्वनाम, जैसे क्रिया, जैसे अवयव,
इन तथ्यों से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक में यही चर्चा का विषय है। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को गौरतलब और ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान जो है रखना पड़ता है। वो चीजें हैं कि हम जातिवाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय का प्रयोग करें। जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जातिवाचक संज्ञा से यदि भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है तो हमें सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय का प्रयोग करना है, और वो प्रत्यय कुछ विशेष रूप में सामने आते हैं। यहाँ श्रोताओं को ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब हम जातिवाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहां दो तथ्य सामने आते हैं। या तो हम जातिवाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय का प्रयोग डायरेक्ट कर दें, यानी प्रत्यक्ष रूप से करें, या फिर जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द में कुछ फेर बदल कर उसके अंत में प्रत्यय का प्रयोग करें। की बात करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के अंत में करके हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रत्ययों में ता, त्व, आई, दीर्घई, पन, त्व इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे बूढ़ा, अगर हम बूढ़ा शब्द लेते हैं तो बूढ़ा क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और इससे हमें जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो बूढ़ा में हमें पा जोड़ने की जरूरत है, तो बुढ़ापा, यानी बुढ़ापा क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा सिर्फ महसूस करने की चीज है जिसे हम देख और छू नहीं सकते। फिर दूसरी तरफ हम उन जातिवाचक संज्ञाओं को लेते हैं जिसमें त्व, पा, पन इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं। पंडित, पंडित में यदि आई जोड़ा जाए तो वो पंडिताई होता है। तो पंडिताई एक भाववाचक संज्ञा हो गया, जबकि पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं यहां आपको उन के उदाहरण लिखने की कोशिश करूंगा जो आप नोट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज का मेरा ये क्लास संज्ञा का दूसरा भाग यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि संज्ञा का तीसरा भाग इसी चैनल पे कल प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।